morning students, I hope you all are fine. Today we will start chapter number 9, Force and Laws of Motion. If I talk about motion, we have already done this motion in chapter number 8, fine, where equation of motions were there, fine, acceleration was also there. Now what is force? Force is any kind of pull or push, right? This force may change the shape of a body. The shape of a body. इस शेप को चेंज कर सकता है अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हैं तो. ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. कोई चीज इधर से आप जा रही थी लाइक और सामने वाले से सामने की साइड से किसी ने उसको ज्यादा फोर्स दिया तो वो इधर आ गई तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. इट मे चेंज स्टेट ऑल्सो. अभी कोई चीज स्टेट पोजीशन उसकी जो है वो रेस्ट है और मैं उसको किक करूं और वो चलना शुरू कर दे तो उसकी पोजीशन में चेंज आ गया. फुटबॉल चल रही थी, किक कर किया हुआ था, उसको किसी ने रोक दिया तो उसका जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हो गई, उसकी स्टेट भी चेंज हो गई. मीन्स वो मोशन में थी, रेस्ट में आ गई, और अगर कोई रेस्ट में हो तो वो कहाँ आ जाएगी? मोशन पे. तो एनी काइंड ऑफ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. अब ये जो स्टेट है, रेस्ट है या मोशन है, ये रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये डिपेंड करेगा कि कितना, क्या वो फोर्स जेंटल है या हार्ड है, कितना है. उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा मैग्नीट्यूड. क्या वर्ड यूज होता है? मैग्नीट्यूड. तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है कि वो हाई मैग्नीट्यूड का है या लो मैग्नीट्यूड का है. अगर मैं कोई बॉडी रखती हूँ, दिस इज अ बॉडी, फाइन, दिस इज ऑल्सो अ बॉडी. इस बॉडी को सेम फोर्स से कोई उस तरफ खींच रहा है और सेम उतना ही फोर्स लगा के कोई इस तरफ से खींच रहा है, तो जितना ये दिस F इज इक्वल टू F, इधर जितना पुल है उतना ही पुल इधर है, फाइन. तो जो नेट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज जीरो, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है. तो सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स कि किसी बॉडी पे दोनों तरफ इक्वल है. लेकिन अगर मैं इस बॉडी पे, इस बोर्ड पे मैं यहां से इसको पुश करती हूँ, फाइन, और वहां से इसको कोई पुश करने वाला है बहुत तेज, मुझसे भी ज्यादा तेज, तो इस बोर्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ आ जाएगी. या फिर मैं इसको पुल करती हूँ और वहां इसको पुल करने वाला है मुझसे ज्यादा फोर्स, तो इस बोर्ड की डायरेक्शन उधर चली जाएगी. मीन्स अगर किसी बॉडी को एक तरफ से फोर्स 1 और दूसरी तरफ से फोर्स 2 पुल कर रहा है, एंड इफ फोर्स 1 इज ग्रेटर देन फोर्स 2, तो इस बॉडी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? फोर्स 1 की तरफ. And such type of force is called unbalanced force. Such type of force is called unbalanced. ही unbalanced है क्योंकि एक तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ क्या है? कम. So in this case, resultant force will not be zero. Here, resultant force is zero. So there will be no change in position. No change. That will be at rest. If it is at rest, then it will be fine. हवा का या किसी भी चीज का या सरफेस का. तो इन्होंने जब फ्रिक्शनलेस एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने देखा कि जब ये बॉल को रोल करा रहे हैं, जितनी हाइट से ये बॉल को रोल करा रहे हैं, उतनी ही हाइट पे, उतनी ही हाइट की डिस्टेंस लेके बॉल आगे जा रही है. ऐसा तब हो रहा है जब इनका जो इंक्लाइंड एंगल है वो इक्वल है. फिर उन्होंने इंक्लाइंड एंगल को थोड़ा डिक्रीज करके देखा तो बॉल और ज्यादा गई, उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक गई जब तक उसकी हाइट इसके इक्वल नहीं हो गई. फाइन. तो गैलीलियो जी ने इसके बारे में बताया. नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, इट विल बी एट मोशन. चेंजेस, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज, विल चेंज द स्टेट. ये उधर चला जाएगा. इधर एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया. इधर वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन में भी क्या आएगा? चेंज. हियर क्योंकि किसी बॉडी पे मैं भी फोर्स लगा रही हूं, उधर से भी फोर्स लग रहा है, भले ही उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई लेकिन उसकी शेप चेंज हो सकती है. सो बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, व्हाइल अनबैलेंस्ड फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. गैलीलियो हुए बेटे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, फाइन, जैसे आप वाटर पार्क में स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है. तो उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और इससे एक बॉल को रोल कराया. अब बॉल की स्पीड यहां बढ़ती जा रही थी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल.
फिर उन्होंने एक बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पे वापस फेंका ऊपर की तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी थी उतनी ज्यादा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ रही थी, तो उसकी स्पीड यहाँ क्या हो रही थी, कम। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में, जहां कोई फ्रिक्शन हो, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। आप चल रहे, आपने रोल को, आप देखते हैं अगर कोई भी चीज चल रही है और वो रुक जाती है तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो जो चीज चल रही है वो चलती ही रहे। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? आप कार में जा रहे थे, आराम से बैठे थे, कार में ब्रेक अप्लाई हुए और आपको एकदम से जर्क लगा, राइट? आप आराम से बैठे हुए हैं, कार आगे की तरफ चल रही है, तो आपको अगर जर्क लगा तो वो पीछे की तरफ लगता है, राइट? आपने बस के ऊपर, जो बस या कार के ऊपर आप लोग लगेज रखते हैं, अगर उस लगेज को किसी रोप से टाई नहीं करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? अब वो लगेज है वो रेस्ट में है, कार या बस भी रेस्ट में है। जैसे ही कार चली या बस चली, वो उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ हुई, लेकिन अभी उस लगेज को क्या पता था कि मुझे भी चलना है? वो तो चल नहीं सकता था, तो वो रेस्ट में था। कार, वो जो व्हीकल था वो आगे मूव किया, तो वो लगेज जो था वो पीछे की तरफ गिर गया। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। मीन्स न्यूटन भाई साहब ने इस पर बहुत सारे वर्क किए। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, अभी जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। सो हाउ वुड वी डिफाइन इट? Newton's first law of motion. Newton's first law of motion can be defined as a body will remain in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by some unbalanced external force, right? Inertia and mass. आप देखते हैं कि आपके, अगर सपोज गोद में आपने बच्चा उठाया हुआ है और आप कार में या बस में खड़े हुए हैं, जर्क लगा, बच्चा हल्का था, आप उसको संभाल गए। लेकिन अगर आपने कोई हैवी कोई चीज उठाई होती तो आपको संभालने में थोड़ा टाइम लगता। फाइन। सो इनर्शिया एंड मास, इफ मास इज हायर देन इनर्शिया विल बी हाई। आपके पास एक मेटल बॉल है, एक रबर बॉल है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जिसका मास ज्यादा है, तो मेटल बॉल। एक कार है, एक बस है, दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? आपको किस में ज्यादा जर्क लगेगा? ऑफ कोर्स बस में लगेगा ज्यादा जर्क, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। फाइन। तो इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो है डस्टिंग ऑफ कारपेट। आप कोई चारपाई या कारपेट की आपको सफाई करनी है, तो आप एक स्टिक लेके उसकी बीटिंग कर दो ऐसे, तो क्या होगा कि वो मोशन, वो रेस्ट में था, आप उसको मोशन लेके आ रहे हैं, तो वो निकल के गिरेगा, सारा दूसरी तरफ गिरेगा, और जो सारी डस्ट है कारपेट से वो क्लीन हो जाएगी। सो कारपेट विल बी क्लीन। सो डस्टिंग ऑफ कारपेट किसका एप्लीकेशन है? इनर्शिया का। आप बस रूफ टॉप के ऊपर लगेज को टाई करते हैं रोप से, किसका एप्लीकेशन है? इनर्शिया का। फाइन। उसके बाद बारी आती है बेटा मोमेंटम की। मोमेंटम है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। मोशन एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी ऑफ, अच्छा ये मोमेंटम आपने सुना भी हुआ है कि क्या भाई मैं इतना अच्छे से काम कर रहा था, सारा मोमेंटम तोड़ दिया। फाइन। मोमेंटम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो आपके पास लीनियर मोमेंटम है, आप घूमे में क्या है? एंगुलर मोमेंटम की कुछ थीटा है, वहां पे कुछ रेडियस है, ठीक है। सो मोमेंटम इज denoted by p, this is mass into velocity, so p is mv, p is equal to mv। यहां आए हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। उन्होंने कहा कि मोमेंटम के चेंज होने की विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कैपेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप उसके ऊपर कितना अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम का रेट क्या होगा? चेंज। बिल्कुल सही बात है। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the applied external unbalanced force and it is in the direction of the resultant force। see, बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ अनबैलेंस्ड फोर्स? क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाया तब तो कुछ चेंज ही नहीं होना, वो वहीं पे रहेगा, शेप के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता।
फाइन, वी हैव डन द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक बार देखते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v minus u upon t, final velocity minus initial velocity upon time is equal to acceleration. Now we are doing momentum. Initial momentum will be what? Mass into initial velocity. Initial और final mass नहीं होता बेटे, हम जिस क्लासिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं यहाँ मास फिक्स रहता है, ठीक है। आपकी कार का जो भी मास था, आप रोहतक से चले और दिल्ली पहुंचे, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पहुंचते ही आपकी कार का मास थोड़ा कम हो गया होगा, नो, दैट विल रिमेन सेम। हाँ, हो सकता है 1-2 ग्राम में कोई डिफरेंस आया हो, बट इन क्लासिकल वर्ल्ड में दैट इज इग्नोरेबल। मैं क्यों क्लासिकल की बात कर रही हूँ? क्योंकि जब मैं क्वांटाइज्ड की बात करूंगी इलेक्ट्रॉन की, तो दिस में गेट समवॉट चेंज। फाइन, तो इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। सो चेंज इन मोमेंटम p final minus p initial with respect to time is called rate of change of linear momentum. And now I am saying this is directly proportional to force. So final momentum minus initial momentum divided by time is directly proportional to force. Final momentum is what? Mass into final velocity minus initial momentum is what? Mass into initial velocity divided by time. Mass common आ गया इनमें, तो v minus u upon t. But v minus u upon t is what? Acceleration. So force will be directly proportional to mass into acceleration. अगर मैं यहाँ एक proportionality constant लगाऊं k और उसकी वैल्यू अगर 1 हो, तो force will be equal to mass into acceleration, ma. F is equal to ma. Father is equal to ma. Fine. फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इतना वर्क किया तो उसको कुछ तो क्रेडिट मिले। लेकिन सीजीएस में इस जो यूनिट होती है दैट इज डाइन। देखिए, मास को अगर मैं 1 kg बोलूं, मास को क्या बोलूं? 1 kg। एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। सो यू कैन डिफाइन इट। सीजीएस का मतलब होता है बेटा कि मीटर को तो मैं सेंटीमीटर में लूं, टाइम सेकेंड में है, और मास जो होगा वो होगा ग्राम में। तो उस केस में 1 न्यूटन की बजाय क्या आएगा? 1 डाइन। नाउ वी विल डू इट्स एप्लीकेशंस। मोमेंटम में हमने देखा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहां से एक चीज आपको लगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्योंकि देखिए फोर्स तो बेटा ऊपर है न्यूमरेटर में और टाइम किधर है? डिनोमिनेटर में। तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस करते हैं सेकंड लॉ की। नंबर 1, आप देखते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आई तो जो फील्डर है बॉल को वो ऐसे कैच करता है या यूं करके कैच करता है? अगर वो उसको ऐसे थोड़ा नीचे लोअर करता है हैंड्स को, तो वो टाइम को बढ़ा देता है, और अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम, और उसके हाथों पे कम पेन होगा। सो क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। नंबर 2, आप देखते हैं कि कोई पाइल ऑफ टाइल्स है, कराटे जो है वो ऐसे करता है या फास्ट करता है? अगर वो फास्ट अपने हैंड को लेके आएगा तो वो टाइम कम कर रहा है ताकि फोर्स ज्यादा लगे और वो टाइल्स एक ब्लो ऑफ हिज हैंड में ही टूट जाए। सो अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड्स। हाई जंप, आप देखते हैं कि जब एथलीट हाई जंप पर जो एथलीट होते हैं जब वो हाई जंप करते हैं तो उसके बाद या तो नीचे सैंड बिछाया जाता है या फिर कोई कुशन बेड होता है, कोई गद्दा होता है, ताकि जितना फोर्स उसने लगाया है अगर वो उसी फोर्स के साथ नीचे गिरेगा तो उसको इंजरी हो सकती है। तो टू प्रिवेंट इंजरी कुशन बेड और सैंड इज यूज्ड। शॉकर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो वो शॉकर्स इसलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि हार्डनेस से वो उसको बचा सके, राइट। ड्राइविंग जब हो रही होती है तो ड्राइवर और अदर पैसेंजर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप सीट बेल्ट्स लगा लें, क्योंकि मान लो वो जो व्हीकल है वो आगे, आप आराम से बैठे हैं, व्हीकल को एकदम ब्रेक अप्लाई करना पड़ा तो हम आगे की तरफ जाके गिरेंगे। फाइन, तो उस केस में क्या होगा बेटे? जो सीट बेल्ट है वो हमें इंजरी से बचाएगी। एथलीट जब फास्ट रेस अपनी फास्ट रेस फिनिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में खड़े हो जाए, नहीं,
उसके बाद वो स्लोली मूव करते रहते हैं ताकि वो मोमेंटम जो है उसको वो रिड्यूस कर सके। आप देखते हैं कोई भी सॉफ्ट मटेरियल है, टीवी, फ्रिज या फिर जो ग्लासवेयर्स हैं, क्रॉकरीज हैं, वो जब पैक होके आती है तो आप देखते हैं या तो वो थर्मोकॉल में होती हैं पैकिंग में, या फिर वो किस में होती है, पेपर की पैकिंग में, ताकि उसके मोमेंटम को वो रिड्यूस कर सके, राइट, जिसकी वजह से उस पर कोई जर्क्स के कारण ट्रांसपोर्टेशन में और वो ब्रेक ना हो। फाइन, रीड दिस चैप्टर कंप्लीटली। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटे, आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर रीड करते हुए। वॉच दिस वीडियो ट्वाइस and then kindly take your doubts in online class. All right, bye bye.